नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विथ राकेश चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है अफवाह। अफवाह तंत्र का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और इस वीडियो में सबसे पहले हम पार्ट 2 का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था गंगा और सिंधु नदी प्रणाली और उनकी सहायक नदियों और उसके विस्तार के बारे में। उसके बाद हम शुरू करेंगे इस भाग की मुख्य पढ़ाई आज की रहेगी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की पहली प्रमुख नदी गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी या फिर जैक बोर्ड जेसीईआरटी से संबंधित है, तो इसको लाइन बाय लाइन और व्याख्या के साथ, चित्रों के साथ, ग्राफिक के साथ और हम लोग वर्ड बाय वर्ड इसको क्लियर करेंगे, आसान भाषा में समझते हुए पढ़ेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं किए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आप एक धैर्य रख के आप आराम से देखें, अगर आपको स्लो लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड कर ले, और आप पढ़ चुके हैं तो रिवीजन कीजिए 2 के स्पीड में, 1.5 के स्पीड में करके, लेकिन आप वीडियो पे बने रहें, आपको 1 बाय 1 सारे क्लियर होगा। इसमें डॉट आप मेरा नंबर है, आप क्लियर, आपको जो भी डॉट होता है आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप क्वेरी पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8508701386। इस नंबर को आप नोट डाउन कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके थे, हम लोग रिवीजन भी किए हुए थे। हम लोग जो पढ़े थे, ये पढ़े थे हिमालय की नदियाँ। तो आपको बता दें कि हिमालय की जो प्रमुख नदियाँ हैं, वो हिमालय की प्रमुख नदियाँ सिंधु नदी यानी इंडस रिवर सिस्टम है, फिर गंगा रिवर सिस्टम है यानी गंगा नदी, उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी है जो हिमालय से निकलने वाली एक बहुत मेजर बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। क्या हिमालय से सिर्फ यही 3 नदी निकलती है? तो नहीं, और भी निकलती है, लेकिन ये प्रमुख बताया जा रहा है, मेजर है, यानी कि माइनर छोटे छोटे और नदी है, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे नदियों का विशाल है, 1000+ नदी होंगे, लेकिन हम लोग बड़े बड़े इस चैप्टर में नदियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हिमालय की नदियों का खासियत ये होता है कि ये बहुत लंबी होती है और ये बहुत महत्वपूर्ण अनेक एवं क्या करती है और बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी नदी बन जाती है। और ये नदियों का तंत्र है, और ये बताया जा रहा है कि इनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। तो नदी तंत्र क्या है? मान लीजिए एक मेन रिवर था, इसमें बहुत सारे आके सहायक नदी आके मिली, तो एक नदी का तंत्र बन गया, रिवर सिस्टम बन गया। इसी को तो हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम यानी अफवाह तंत्र है। फिर दिया गया, हम लोग ये पढ़े थे, इसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र को इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। यह सिंधु नदी जो है, इसका उद्गम यानी ओरिजिन जो है, ये जहाँ से निकलता है वह क्षेत्र का नाम है, उस जगह का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलता है और ये पड़ता है तिब्बत, और तिब्बत जो है ऑटोनोमस है चाइना के, यानी चाइना के अंदर आता है। चीन, जिसका कैपिटल होता है बीजिंग, और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग है। ये पश्चिम की ओर बहते हैं, यानी मान लीजिए कि यहाँ से निकलते हैं तो पश्चिम से होते हुए लद्दाख, भारत के सिर्फ लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से, फिर दक्षिण की ओर नीचे की ओर आती है, अरब सागर में मिलती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये पश्चिम की ओर बहती हुई है, आपको हम फिगर में ये बताएंगे। फिर यह नदी जो है भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज मतलब होता है रास्ता, ये रास्ता का निर्माण करती है, चट्टानों को, पत्थरों को, हिमालय को काट के खाई में बहती है, घाटियों में बहती है, ऐसा बताया गया है। तो गोर्ज एक इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि गोर्ज क्या है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी हैं और इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो सिंधु की जो है, इंडस रिवर की जो सहायक ट्रिब्यूटरीज है, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये जो है इससे मिलती है इस नदी में। तो सहायक नदी क्या होती है? मान लीजिए सिंधु नदी है, इसमें कोई रिवर आके मिल रही है तो इसके सहायक नदी है, इसमें और ये नदी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें सहायक, इसका सहायक बन रही है, तो इसे ही हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज, मान लीजिए कि एक रिवर था, लेकिन ये एक अपना मेन धारा में आगे बढ़ गया और एक धारा अलग हो गया, मतलब इसी रिवर से एक तो सीधा चला गया और एक पानी थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर लिया, दो पार्ट में बट गया, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटरीज वितरिका कहते हैं। तो ये आप याद रखें। फिर इसमें बताया गया है कि सिंधु जो नदी है वो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, उसमें एक जगह है बलूचिस्तान और गिलगित, ये पाकिस्तान में है लेकिन ये भारत का ही है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में अटक नामक एक स्थान है, जगह है, इसी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र को बाहर निकल जाती है। यानी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सिंधु वह कौन सा स्थान है जहाँ पर्वतीय छोड़ के
प्लेन एरिया में, माउंटेन को छोड़ के, हिल को छोड़ के वो प्लेन मैदानी इलाका में आ जाती है, तो वो है अटक। अटक पड़ता है बलूचिस्तान गिलगित में बहते हुए, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि बलूचिस्तान गिलगित से निकलकर एक आता है अटक जगह, वहाँ पर्वतीय छोड़ के ये बाहर निकल जाती है। फिर सतलुज, व्यास, रवि, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु में नदी में मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं सतलज यानी सतलुज, व्यास, रवि, चेनाब और झेलम 5 नदी है। इसी 5 नदी के नाम पर पड़ा है पंजाब राज्य। पंजाब का मतलब 5 और का पंजाब, तो आप याद रखें कि इन 5 नदियों से मिलने से बना है पंजाब राज्य, और ये पांचों पंजाब राज्य में फ्लो होती है। तो ये प्रमुख नदी है और ये आपस में सब मिल के एक साथ पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु में मिल जाती है। तो ये हम लोग देख चुके थे। फिर बताया गया है कि इसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर तरफ बहती है और कराची से पूरब, मतलब मान लीजिए कराची शहर है तो इसके इस दिशा में फ्लो होते हुए ये कहाँ चली जाती है, तो ये धीमा ढाल हो जाती है, यानी कि ये कराची के पूर्व और अरब सागर में मिल जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है अरेबियन सी में। सिंधु नदी के मैदान बहुत ही धीमा है और सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर में, या जम्मू कश्मीर भारत में किस किस में ये फ्लो होती है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में इसका द्रोणी क्षेत्र है। लेकिन ये सिंपली सिर्फ लद्दाख में, जिसका कैपिटल लेह होता है, लद्दाख में फॉलो होते हुए पाकिस्तान में चल जाती है। तो आप याद रखें, हिमाचल का कैपिटल शिमला होता है, इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर का कैपिटल जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर का कैपिटल जम्मू है। और हम लोग इसमें याद रखेंगे कि सिंधु की टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसकी टोटल लंबाई, और विश्व की लंबी नदियों में से एक है। तो हम लोग ये जाने। फिर थोड़ा सा फैक्ट दिया गया है, हम लोग यहाँ देखेंगे सिंधु जल समझौता जो है वो 1960 में हुआ था। उसमें भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें बताया गया था कि 20% जो प्रतिशत है वो जल भारत करेगा और 80% करेगा यहाँ पे कौन, तो पाकिस्तान करेगा, ऐसा बताया गया था। और भारत में 20% में कौन कौन से राज्य इसके हिस्सेदारी होंगे, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान का कैपिटल जयपुर होता है, जबकि हरियाणा और पंजाब का कैपिटल होता है चंडीगढ़। तो ये आप याद रखें, दक्षिण पश्चिम में भागों में सिंचाई के लिए इसका यूज करते हैं, मतलब इरिगेशन पानी में यूज करते हैं। गंगा नदी जो है, गंगा नदी के बारे में आप इसको थोड़ा सा मैप से हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए तिब्बत है, गंगा नदी बताया गया है। देखिए गंगा दो धाराओं से मिलने से बना है। एक धारा का नाम है भागीरथी और अलकनंदा, जहाँ पे मिलती है उस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग से होते हुए गंगा नदी जो फ्लो होती है और बांग्लादेश में जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो ये चीज़ इसमें बता रखा है। और इसमें क्या दिया है, तो 2 धाराओं के मिलने से बना है। और गंगा नदी का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, क्योंकि ये भागीरथी भी गंगोत्री ग्लेशियर से हो रही है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपस में मिलती है, फिर गंगा नदी कहलाती है। इसे ही गंगा रिवर सिस्टम कहते हैं। हरिद्वार के पास ये पर्वतीय माउंटेन यानी हिल को छोड़ के मैदानी इलाका में आ जाती है, प्लेन एरिया में, और पानी का जो स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ जो है वो गंगा में मिलती है। जैसे में कुछ प्रमुख इसके सहायक नदी हम याद रखिए। यमुना जो है गंगा की बहुत बड़ी सहायक नदी है। घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण बहुत ही बाढ़, जान माल की हानि होता है। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलते हैं, यानी कि यमुना जो है से यमुनोत्री से निकलता है, जबकि गंगा गंगोत्री से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है और गंगा में मिल जाती है यमुना। और कहीं ना कहीं यमुना जो है गंगा की सहायक कहलाई और बहुत बड़ी सहायक। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है, और ये सब बताया जा रहा है इसमें। से निकलती है, और इसी कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखें। लेकिन ये नदियाँ मिट्टी को उपजाऊ प्रदान करती है, यानी अगर जान माल का नुकसान भी हो रहा है इसके कारण, लेकिन यहाँ पे मिट्टी को फर्टाइल उर्वरता बना रही है, जिससे उपजाऊपन बढ़ जा रहा है और कृषि योग्य ये भूमि बहुत ही लाभदायक है। तो इस प्रकार से कुछ था, और इसके जो सहायक है उसको भी आप याद रखें। और इसके प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन है, तो चंबल, बेतवा, सोन, ये भी इसके सहायक नदी हैं। तो ये सब हम लोग देख चुके थे। और हम लोग ये इसमें जानेंगे कि गंगा की टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है। आप अप्रॉक्स याद रख सकते हैं, 25 25 यानी 2525 किलोमीटर।
इसमें बताया गया है, क्या आप गंगा नदी के अफवाह तंत्र को पहचान सकते हैं, ऐसे बताया गया है। अम्बाला नगर जो है सो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को बीच में जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मतलब ये वाटर डिवाइड होते हैं, ये एक ऊंचा क्षेत्र होता है जैसे में पर्वत पठार हो सकता है, जो एक नदी तंत्र को दूसरे नदी तंत्र से अलग करता है, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर हम लोग आगे देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम लोग उतना थोड़ा सा रिवीजन देखें। अब हम लोग ये आप अच्छे से इसको सुने। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसे हम ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है ये चाइना के तिब्बत के मानसरोवर झील से पूरब दिशा की ओर बहती हुई सिंधु सतलज के स्रोतों से काफ़ी नज़दीक से निकलती है। यानी बताया जा रहा है सिंपल कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चाइना के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और पूरब दिशा में बहती है, और यहीं से सिंधु और सतलज निकलती है, और इसी के काफ़ी ये बहुत नज़दीक है। यानी एक पॉइंट है, ऐसा समझिए ये तिब्बत चाइना के आसपास है, हिमालय क्षेत्र में इधर से जो फ्लो हो रही है पूरब के साइड जो जा रही है, ईस्ट के साइड, इसका जो ये हमारा हो गया, ये हमारा ब्रह्मपुत्र हो गया। लेकिन इधर ही जो इधर पश्चिम की ओर जाएगा वो सिंधु है, और एक और नदी जाएगी वो सतलज है। तो यहाँ से 3 नदी निकल रहा है मानसरोवर झील से, इस आसपास से, तो वही बताया जा रहा है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। तो सिंधु से यानी सिंधु की नदी की जो लंबाई है वो कम है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अधिक है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है, अप्रॉक्स में आप याद रख सकते हैं, लगभग में। परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है, यानी ब्रह्मपुत्र चाइना तिब्बत में फ्लो होती है और भारत में बहुत ही कम होती है। इसलिए बताया गया कि इसका जो मैक्सिमम मार्ग है, रास्ता है, वो भारत से बाहर स्थित है। सिंधु से अधिक लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी। ये सब हम लोग इसमें देखें। फिर इसमें बताया गया कि जो नामचा बरवा है यह जो है हिमालय के समांतर पूरब की ओर बहती है। मान लीजिए कि ये हिमालय की पट्टी है और ये हिमालय के समांतर बहती है पूरब दिशा में। वही बताया गया है कि यह हिमालय के समांतर पूरब की ओर बहती है। और नामचा बरवा शिखर जो है, नामचा बरवा के पास ये पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यानी आप याद रखिए कि जो नामचा बरवा शिखर है इसका टोटल मीटर में हाइट दिया गया है, लेंथ दिया गया है 7757, यानी कि 7757 मीटर है। और यहाँ जब पहुँचती है ब्रह्मपुत्र नदी, अंग्रेजी का यू अक्षर बनाती है और मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गोर्ज मतलब रास्ता होता है, पर्वतों को काट कर खाई में, घाटी में बहती है। इस प्रकार से यह इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी जब अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसका कैपिटल ईटानगर होता है, और ये जब अरुणाचल प्रदेश में ये फ्लो होती है तो यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, केनुला दूसरी सहायक नदियाँ इससे आकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो आप याद रखें कि दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे आकर मिलती है। तो इसके कुछ सहायक नदियों को याद रखिए, केनुला, लोहित और दिबांग, ये सब कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं और असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। यानी असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, और जबकि चाइना और तिब्बत में से यारलुंग सांगपो कहते हैं, ऐसा बताया गया है। तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है जिससे में आप देख सकते हैं, ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया। असम में ब्रह्मपुत्र कहेंगे, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहेंगे, तिब्बत में सांगपो कहेंगे, बांग्लादेश में जमुना कहेंगे। ये सब राइट डाउन कर ले, और बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखिए। अब हमारा यहाँ कुछ और दिया है तिब्बत नदी के बारे में, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत बताया जा रहा है कि शीत कोल्ड और एक शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। यानी इस क्षेत्र में नदी में जल की मात्रा भी कम है, पानी भी कम है इस नदी में, और सिल्ट यानी चट्टान वगैरह भी कम है, पत्थर वगैरह। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। भारत में ये गुजरती कहाँ पे? जहाँ पे भारत में ऐसा क्षेत्र से गुजरती है जहाँ भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। वही बताया गया कि भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। क्या आप बता सकते हैं कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? आप कमेंट करके बताइए इसको, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि नदी में जल तथा सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए, जब ये तिब्बत में फ्लो होता है तो तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, यानी कोल्ड और शुष्क वाला है, गर्म वाला रीजन है। तो यहाँ पे जल भी कम होता है इस नदी में और सिल्ट भी कम होता है, मात्रा बहुत कम होती है। लेकिन जैसे भारत में पहुँचता है किस एरिया में?
अरुणाचल प्रदेश, असम में तो यहाँ उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो सिल्ट अगर नीचे बढ़ जाए तो छिछली अधिक हो जाएगा, यानी डीपेस्ट कम हो जाएगा, गहराई। तो असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है। गुफित नदी का मतलब वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है और इसके बीच बीच में आइलैंड हो जाते हैं, मिट्टी ऊपर आ जाती है। मान लीजिए एक नदी था, लेकिन ये अलग अलग धाराओं में बहने लगी और बीच बीच में आइलैंड है छोटा छोटा, तो वो गुफित नदी बताया जा रहा है कि इसके बहुत ज़्यादा यहाँ सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुफित नदी के रूप में बहती है और बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। द्वीप मतलब आइलैंड होता है, आइलैंड मतलब वह क्षेत्र होता है जो चारों साइड से पानी से घिरा रहता है और बीच में भूभाग लैंड होता है, लैंड मास होता है और उसमें लोग खेती करते हैं, उसमें रहते भी हैं, बहुत सारा उसका यूज भी है। तो नदी द्वीप, क्योंकि नदी पर ये द्वीप बना है इसलिए नदी द्वीप बोलते हैं। सागर द्वीप नहीं बोलेंगे क्योंकि सागर में नहीं बना है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है और ऐसे बहुत सारे नदी द्वीप बना है ब्रह्मपुत्र पर। तो ये बताया गया है कि नदी द्वीपों का निर्माण करती है। और क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? तो इस माजुली द्वीप बोलते हैं इसको, यहाँ पे बताया गया। इसका आंसर होगा माजुली द्वीप। हम लोग आगे देखेंगे, फैक्ट में दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप, नदीय द्वीप मतलब रिवर आइलैंड, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसका नाम है माजुली। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। तो देखिए, नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगेगी तो बाढ़ आएगा ना, जान माल का हानि होगा, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, एनिमल लिविंग बीइंग का नुकसान होगा। तो बाढ़ के द्वारा असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। तो भारत के असम जिसका कैपिटल दिसपुर और बांग्लादेश जिसका कैपिटल ढाका, तो ये सब जगह में, बांग्लादेश में और असम में बहुत ज़्यादा क्या कहती है, क्षति यानी डिस्ट्रक्शन, क्षति पहुंचाती है, नुकसान होती है खेतों का, कृषि का, लोगों का, पेड़ पौधा का। और इसी प्रकार से हम लोग याद रखेंगे, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसका मात्रा बढ़ गया पानी का। फिर आगे दिया है कि उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपित की मात्रा बहुत अधिक होती है। यानी अन्य नदियों के अगर हम देखें विपरीत है ये, ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपन का मतलब होता है डिपोजिशन। नदी में मान लीजिए नदी है, इस नदी में कुछ जमा हो जाना, तो अगर इस नदी में बहुत चीज़ जमा हो जाएगा तो इसका जो डिफेस्ट है, गहराई, वो कम हो जाएगा, पानी ऊपर आएगा। कुछ अगर घड़े में हम पानी डालेंगे, घड़ा में पानी है और पानी में हम पत्थर डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा। इसी प्रकार से नदी में सिल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है, इसी के कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धाराओं के मार्ग में परिवर्तन लाती है और जान माल का हानि होता है क्योंकि बाढ़ आता है। तो ये हम लोग देखें हिमालय की नदियाँ 3 जो इम्पोर्टेंट था और ये बहुत अच्छा दिया है। अगला हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ और इसी में देखेंगे हम लोग एक नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। और आपको बता दें कि हम लोग थोड़ा सा मैप से भी इसको रिवीजन कर लेते हैं। आप धैर्य बना के रखें। देखिए यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये हिमालय वाला रेंज है ये, और इसी हिमालय के उत्तर में देखिएगा तो तिब्बत ऑटोनोमस है चाइना का। और यहीं पे बताया गया है कि यहाँ पे मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से देखिए पूरब के साइड बह रहा है। जब ये समांतर, यानी कि ये हमारा हिमालय है, हिमालय के उत्तर के समांतर पैरेलल फ्लो होती है और ये जब बहती है तो यहाँ पे तिब्बत में, यानी चाइना में या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नहीं, सांगपो यारलुंग कहते हैं, यानी सांगपो नदी कहते हैं। और ये यहाँ यू टर्न लेता है। यहाँ नमचा बरवा यहाँ माउंटेन है जिसका 7,757 मीटर हाइट है और यहाँ यू, अंग्रेजी के यू अक्षर में गॉर्ज का निर्माण करती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। फिर ये असम में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। फिर ये बांग्लादेश में जाती है और गंगा से मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो आप याद रखें कि डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिलके क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार से दिया। इसके कुछ सहायक नदियाँ जैसे में लोहित नदी है, केनुला है, ये सब आप याद रखें। तो इस प्रकार से इसका लोकेशन दिया गया है मैप में, आप देख पा रहे होंगे। और ये बाढ़, यहाँ नदी द्वीप है जिसे माजुली नदी द्वीप बोलते हैं। अगर हम लोग गंगा की देखें तो गंगा का आप देख पा रहे होंगे, गंगा यहाँ देखिए 2 धारा, भागीरथी और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा 2 नदी से मिलकर इस पॉइंट में प्रयागराज है, यहाँ से ये गंगा कहलाती है।
और गंगा का ओरिजिन गंगोत्री से होती है, जिसे हम भागीरथी कहते हैं। और ये देवप्रयाग, ये देवप्रयाग है, फिर आगे आता है पर्वतीय हरिद्वार में, फिर मैदानी क्षेत्र में आता है, और ये धीरे धीरे फ्लो होती है, और फ्लो होते होते ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक तो बांग्लादेश में जाती है, एक पश्चिम बंगाल से नीचे, जिसे हम हुगली नदी, देखिए इस नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है, यही नदी जो है ये गंगा रिवर है, और इसी में ब्रह्मपुत्र मिलता है। फिर संयुक्त रूप से यहाँ डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का मतलब नदी या सागर या समुद्र मिलने से कई धारा मिलने से पहले अलग अलग धाराओं में बट गया और एक डेल्टा का निर्माण किया, इसी को डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये जान सकते हैं कि इस नदी का पैरेलल यहीं से यमुना है, तो यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और इसके पैरेलल जाती है यमुना नदी, और दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस नदी में आती है बेतवा, चंबल, और यमुना में मिलती है, और यमुना में मिल के फिर यमुना नदी मिल जाती है गंगा में, प्रयागराज इस क्षेत्र है, प्रयागराज इलाहाबाद। फिर सोन नदी भी इसमें मिलती है, ये सब इसके राइट साइड से मिलती है। फिर अगर हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं हाथ से, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे घाघरा नदी है, गंडक है, कोसी है, तो ये सब इसके कुछ सहायक नदी है, इसको आप रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से नदी दिया गया है यहाँ पे सिंधु नदी। तो सिंधु नदी देखिए, यहाँ पे सिंधु नदी आप दो धाराओं से मिल के फिर एक धारा बनती है, जिसे सिंधु नदी, इंडस रिवर कहते हैं। तो देखिए लद्दाख यानी लेह लद्दाख से पास होते हुए पाकिस्तान में जाती है सिंधु नदी, और इसी नदी में यहीं से ओरिजिनेट होती है एक नदी है जिसका नाम है सतलज। और आप देख पा रहे होंगे व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, और यहाँ पे सतलज नदी, देखिए यहीं से मानसरोवर से चैना के निकलती है। सभी नदी सतलज में मिलती है, और फिर सतलज फाइनली मिल जाती है सिंधु में, और फिर ये डेल्टा का निर्माण कराची से होते हुए फ्लो कर जाती है। तो इस प्रकार से दे रखा है। अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में दिया गया है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, चलिए आप ही बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या होता है, जैसे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहते हैं या साउथ इंडियन रिवर सिस्टम कहते हैं, क्या आप बता पाएंगे? तो यस, यहाँ पे दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत के। प्रायद्वीपीय मतलब पेनिनसुलर। देखिए प्रायद्वीपीय क्या होता है, एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया को कोई भी ऐसा लैंड मास, जमीन, भूभाग जो 3 साइड से वाटर से घिरा हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, एक नीचे साइड से भी है इंडियन ओशियन, इधर बे ऑफ बंगाल जिसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, इसे अरब सागर, अरेबियन सी है। तो ये 3 साइड से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीपीय पेनिनसुला कहते हैं। और ये भारत है इसलिए प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पे इस क्षेत्र में जो नदी है उसे प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। यानी प्रायद्वीपीय भारत में हम लोग देखें तो वाटर डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है, मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट कर रहा है। पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। और पश्चिमी घाट कहाँ पे है, तो बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी घाट है ये उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। हम लोग मैप में अगर देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम बनाएंगे, देखिए तो पश्चिमी घाट कहाँ है, तो ये पश्चिमी तट पर, ये इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट उत्तर से लेकर नीचे दक्षिण की ओर एक पैरेलल गया है, ये घाट है, यानी कि इसे ही वेस्टर्न घाट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है। फिर इसमें और बताया गया कि प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ, जैसे में अधिकतर कौन कौन मुख्य नदी है, तो यहाँ की दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप याद रखें 4 प्रमुख नदी है जो दक्षिण भारत की नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पूरब कहने का मतलब हम देखेंगे, अगर मैप से इसको देखना चाहेंगे तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, यानी कि ये बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट पश्चिम से निकलती है और ये पूरब की साइड, इस साइड चली जाती है। तो 4 नदी है, और ये बंगाल है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे गिरती है और गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है अलग अलग धाराओं में। यानी जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है पश्चिम से निकलकर, वो डेल्टा का निर्माण करती है। और कुछ नदी ऐसे हैं जो पूरब से निकलते हैं, और मान लीजिए पूरब से निकलते हैं इस साइड से और इधर गिरेंगे तो ज्वार नद मुख का निर्माण करेंगे, जैसे हम नर्मदा और ताप्ती। तो ये वाला आप याद रख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूरब की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये सब नदी अपने मुहाने यानी नदी में मिलने से पहले, सागर समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा हम बताए हैं कि नदी मिलने से पहले अलग अलग धारा में बढ़ जाएगी और फिर जाके सागर समुद्र में गिर जाएगी। तो यही है कि ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, आप नाम बताइए और किस राज्य में है? पश्चिम घाट। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। तो पश्चिमी घाट से
पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं जैसे नर्मदा और तापी। ये बोल रहा है कि ये इस साइड बहती है पश्चिमी घाट से, यानी कि पश्चिम की ओर, पूरब से निकलती है पश्चिम की ओर। दो ही बड़ी नदियां हैं, तो यहाँ पे बताया गया है दो ही बड़ी नदियां हैं, जैसे में पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ज्वारनद मुख का मतलब होता है एस्चुरीज, यानी कि अगर एस्चुरी जैसे नर्मदा और तापी दो नदी है, तो ये नदी जब यहाँ से निकलेगी इधर जाएगी तो ये क्या करेगी, ये अलग अलग धाराओं में नहीं बटेगी, बस सिंपल एक ही धारा में आ जाएगी। तो ऐसे दे रखा है इसमें। और दो ही बड़ी नदियां हैं, इसमें दो नदी कौन कौन है, नर्मदा और तापी। इसको आप हाईलाइट कर ले और इस चैप्टर में टू द पॉइंट पढ़े और सारे अच्छे से पढ़े। ज्वार नदमुख मतलब हम बताएं एस्चुरीज होता है, निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद रोनियों आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है, यानी प्रायद्वीपीय नदियों की जो अपवद्रोणी है आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है। अब बताइए दुनिया का सबसे बड़ा अपवद्रोणी कौन है, बेसिन, यानी ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, तो वो अमेजन नदी का है। अगर दूसरा की बात करेंगे तो नील होगा। इसी प्रकार से भारत में बात करेंगे तो गंगा, लेकिन दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वो गोदावरी है। लेकिन ये बोला कि जो दक्षिण भारत होते हैं यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होते हैं वो अपेक्षाकृत बहुत छोटी छोटी इसकी द्रोणी, क्योंकि इसका लंबाई कम होता है। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया था। और हम लोग अब हम इसमें दिया है नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के बारे में दिया है तो देख लेते हैं नर्मदा नदी के, एक नदी पढ़ लेते हैं नर्मदा नदी। तो देखिए हम पहले इसको चलिए मैप में पहले देख लेते हैं नर्मदा नदी को। आप पेशेंस बनाएं, 3 4 से 5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी के बारे में दिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये देखिए दक्षिण भारत है, तो यहाँ पे आपको दक्षिण भारत दिख रहा होगा। और यहीं पे देखिए नर्मदा नदी का देखिए ओरिजिन अमरकंटक से हो रहा है। और देखिए ये पूरब की साइड, ये पूरब से निकला और पश्चिम की दिशा में जाके खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिर गया। और यहाँ जब ये गिरा तो अलग अलग धाराओं में नहीं बटा। जैसे हम इस यहाँ पे इसको देखिए, इसका देखिए डेल्टा, ये डेल्टा का निर्माण है, आपको दिख रहा होगा झाड़ी नुमा इस प्रकार से दिख रहा होगा। लेकिन इधर का नदी के देखिए डायरेक्ट क्या हुआ, जब ये यहाँ से ओरिजिन हुआ पूरब से तो पश्चिम के जब गया और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरा, तो सिंपली एक ही रास्ता में सब एकजुट होकर गिरा। तो ये ज्वार नदमुख यानी एस्चुरीज का निर्माण करती है, यानी कि जो नदी अरब सागर में गिरती है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और बंगाल के खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। चार यहाँ ये जो नर्मदा नदी है ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में आप इतना याद रख सकते हैं कि इस तरह से दिया। और इसके बारे में क्या दिया है हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन और समझने की कोशिश करेंगे। आपको अगर जो नहीं समझ में आएगा आप बेहिचक पूछिए, कोई भी क्वेरी है आप कॉल डायरेक्ट कीजिए। देखिए नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट होता है। मान लीजिए नर्मदा नदी, जिस नर्मदा रिवर जो है इसका जो ओरिजिन है ये जहाँ से निकलता है वो मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश एक भारत का राज्य जिसे हॉट स्टेट या टाइगर स्टेट कहते हैं। ये एकदम भारत का सेंट्रल में है। इसका कैपिटल भोपाल होता है और यहाँ का मोहन यादव सीएम है। इसी प्रकार से ये अमरकंटक एक पहाड़ी है और अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। यह पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए ये भारत है तो ये पश्चिम साइड हो गया, ये पूरब साइड हो गया, यानी कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये जो नदी है वो क्या करती है, इधर से निकलती है और इधर बहती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। तो पश्चिम की ओर एक बहती है लेकिन भ्रंश घाटी में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पर्वत है और यहाँ भी पर्वत है। यहाँ अरावली पर्वत है और यहाँ जो है सो विंध्या पर्वत है। तो यानी दो दो पर्वतों के बीच, पहाड़ियों के बीच यहाँ की ज़मीन धसी हुई है और उस खाई में बह रही है। तो इसे ही भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा वो दो नदियों का नाम बताइए जो रिफ्ट घाटी में बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती को तापी भी कहते हैं। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। तो ये दर्शनीय स्थलों का, देखने लायक दृश्य लेवल चीज़ यानी कि प्लेसेस का निर्माण करती है, ऐसा होता है। जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के निकट संगमरमर के सेलों में यह नदी गहरे गोर से बहती है और जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। तीव्र ढाल मतलब जब ये पानी गिरती है तो बहुत तेज़ी हो जाती है, वहाँ जाने के बाद बहुत तेज़ हो जाती है। एकदम स्लोली नहीं बोलेंगे, एकदम तीव्र, बहुत ही स्पीड से उस पानी में गिरती है। फिर बोल रहा है वह धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। एक देखिए नर्मदा नदी पर वाटरफॉल का निर्माण हो रहा है। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम है धुआंधार वाटरफॉल, जो कि मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया। तो ये इस तरह से इसमें बताया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में और दिया गया है, वो भी हम लोग देख ही लेते हैं।
नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है, यानी नर्मदा की जितने भी सब सहायक नदियाँ हैं बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। जैसे नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। यानी नर्मदा का जो बेसिन है, नर्मदा बेसिन है या नर्मदा नदी का जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी मात्रा में इसी राज्य में ये फ्लो कर रही है, बह रही है नदी। और फिर गुजरात का कैपिटल गांधीनगर और ये गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। फिर डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ऐसा दिया दे रखा है, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक परियोजना प्रारंभ किया है। यानी नर्मदा नदी को कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए, बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ की सरकार ने नमामि देवी नर्मदे नाम से एक योजना चलाया है। तो आपको इस नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे का मतलब क्या हो गया, तो नर्मदा और देवी मतलब नदी या देवी। नर्मदा नदी एक देवी या भगवान के समान है। नमामि मतलब स्वच्छ एकदम पानी। तो जो नमामि देवी नर्मदे है ये किस लिए है, तो इसके नाम में छुपा है कि नर्मदा नदी को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए चलाया गया है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आप इसके बारे में और इस वेबसाइट से जान सकते हैं। वेबसाइट का है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल http://world-wide-web यानी www नर्मदा या नमामि देवी नर्मदे MP मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट gov.in। तो इस तरह से दिया है। और अगले पार्ट में तापी द्रोणी यानी ताप्ती द्रोणी या तापी नदी के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कौन सा ऐसा नदी द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा है और वो भारत के असम में है, आपको बताना उसका नाम क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।